Assalamu alaikum. Welcome to the channel Immigration with Tariq. I hope आपको अब तक हमारे शो का फॉर्मेट पता हो। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप शो में लाइव कॉल कर सकते हैं। शो की स्क्रीन पे, एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन देयर इज ए नंबर जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आप चैट पे मैसेज लिख सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अब बस ये याद रखिएगा कि चैट पे क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ मूव होता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की चैट के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर सकूं। बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ अगर आप चैट पे लिख रहे हैं तो आप इंग्लिश में लिखें, थोड़ा सा मुझे टाइम दें कि मैं पढ़ के आपको जवाब दे सकूं। शो शुरू करने से पहले फ्यू थिंग्स जो बड़ी कॉमन है, बिकॉज आपको पता है मैं रेगुलर शो करता हूँ, तो कुछ बड़े टिपिकल सवाल हैं जो रिपीट होते हैं, तो मैं ज़रा उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। उनमें से एक तो ये है कि जी आजकल एप्लीकेशंस में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। हाय लकी, सत श्री अकाल, वेल नाइस ऑफ यू टू जॉइन अस। मैं कॉलर ले लूँ। वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, ठीक है वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से भाई। सर। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर दूं या पूरी स्टोरी सुनाऊं? जय हो आपके लिए। 1 आवर इज डेडिकेटेड टू यू गाइस। आपने जिस तरह यूज करना है कर ओके, लें। ठीक है सर। और आप सुनाए, ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग भाई। थैंक यू भाई। 2018 में हम्म। इन 2018 में मुझे मिला था 10 ईयर पार्टनर रूट पे वीजा, ठीक है भाई। ठीक है। तो 2018 के बाद मैंने फिर नेक्स्ट एक्सटेंशन भी करा ली 2021 में, ठीक है ठीक सर। ठीक है सर। तो वो 2.5 साल गुजर गए। अगले 2.5 साल एक्सटेंशन अभी जब शुरू हुई, तो ये एक्सटेंशन मेरी खत्म होनी थी सर 2023 जुलाई में, ठीक है। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि सर थोड़ा घर में ना इश्यूज हो गए, आप समझ गए हैं। जी 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 जी। सो डोमेस्टिक अब्यूज हो गया, तो ये वो तो मैं तो वो प्रॉपर्टी छोड़ के फिर साइड पे हट गया, जी। ठीक है। तो मुझे ये था कि मेरा ना वीजा जुलाई 2023 तक वैलिड है, ठीक है। ठीक है। तो मैं एप्लीकेशन डाल दूंगा मई में या जून में, नेक्स्ट एक्सटेंशन डाल दूंगा, जी ठीक है। जी। तो मेरे पास ब्रिटिश चाइल्ड भी था, ठीक है सर। तो मुझे पता नहीं चला कि होम ऑफिस वालों ने मेरा वीजा कर्टेल कर दिया है, ठीक है। क्योंकि मैंने उनको अपडेट बताई नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी। उन्होंने लेटर जो था ना वो एक्स पार्टनर के घर भेज दिया। ये मुझे तब पता चला जब मैंने उन्हें सब्जेक्ट टू एक्सेस मंगाया, ठीक है सर। ठीक है। तो जैसे मैंने सर वीजा डाल दिया था 5 अप्रैल 2023 को, कि 2 महीने पहले, वो लीव खत्म होने से पहले, ठीक है। ठीक है। ठीक। तो मुझे जब सब्जेक्ट टू एक्सेस आया ना, तो सर उन लोगों ने मुझे 5 दिसंबर को सब्जेक्ट टू एक्सेस भेजा और 4 फरवरी 2023 तक बोला कि 60 डेज है तुम्हारे पास, तुमने ना या कंट्री छोड़नी है या अगली एप्लीकेशन डालनी है। या तो मैंने सर, मेरा प्रॉब्लम अब ये है कि मैंने 10 ईयर बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई करनी है। तो ये 2 मंथ्स का गैप है जो आ गया है, इसका मुझे तो इन्होंने लेटर भेजा नहीं है और मेरी गलती है कि मैंने इनको अपडेट किया नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या अभी हो सकता है 10 साल बाद, ये 9 साल 10 साल बाद मैं इंडेफिनिट अप्लाई कर सकता हूँ? थैंक यू जी आपकी कॉल का। देखिए, एक बात तो मैं आप सारों को बोलना चाहता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स है लोगों के साथ, कि अगर आपको फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ वीज़ा मिला हुआ है 2.5 साल का और आपके फैमिली सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, मुझे नहीं पता क्यों लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारे फैमिली सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, हमारे लिए कोई इशू नहीं है, हमें फिर भी अपनी अगली एप्लीकेशन उस वक्त डालनी है जब हमारा वीज़ा एक्सपायर होने लगा हो। दैट इज़ नॉट द केस। आपको इमीडिएटली कंसिडर करना चाहिए कि अगर आपके चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हो गए, कौन सा वीज़ा आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है। इसना कभी कभी अगर आपकी फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ पे वीज़ा है और आप फैमिली से सेपरेट हो गए हैं, तो फिर बेहतर ही होता है कि इफ़ यू हैव अ क्वालिफाइंग चाइल्ड इन द रिलेशनशिप और बच्चा आपका है, तो फिर आप पेरेंट रूट पे अपने आप को स्विच कर लें। अब प्रॉब्लम है कि आप खुद इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि जी मेरा गैप आ गया है, लेकिन आप ये कर रहे हैं कि गैप मेरी इसमें कसूर नहीं है। होम ऑफिस ने जो सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट है वो मेरे प्रीवियस एड्रेस को कर दिया। अब उसमें सिलसिला ये होता है कि जो लॉन्ग रेजिडेंस की पॉलिसी है उसमें थोड़ी सी डिस्क्रेशन दी हुई है होम ऑफिस को गैप्स के बारे में।
अब वही बात आ जाती है कि जब आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे होम ऑफिस को और आप उनको कहेंगे कि जी प्लीज़ डिस्क्रेशन मेरे फेवर में इस्तेमाल करें, और अगर होम ऑफिस उस डिस्क्रेशन को आपके फेवर में इस्तेमाल नहीं करता, बेस्ड ऑन के होम ऑफिस क्या बोलेगा, देर इज़ अ स्मॉल पॉसिबिलिटी कि हम उसको जुडिशल रिव्यू प्रोसेस में या फर्स्ट ट्राइब्यूनल के अंदर चैलेंज कर सकें। लेकिन इशू ये है कि जब तक होम ऑफिस ना नहीं करता, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू असेस कि आपको हमारी अपील सक्सेसफुल हो भी सकती है या नहीं। अब अक्सर कुछ लोग मुझे ये बात बोलते हैं, तारिक भाई आप अक्सर ये बात करते हैं लेकिन आपका इतना एक्सपीरियंस है, बिकॉज हम आपको इतने अरसे से फॉलो करें, तो आप इतना तो बता सकते होंगे कि चांसेस क्या है हमारी एप्लीकेशन को यस होने में। तो मैं आपको एक बड़ी एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस ये बात बोलता है कि डिपेंड करता है कि केस वर्कर कौन है, और बहुत डिपेंड करता है कि जो आपका केस देख रहा है वो किस तरीके से डिस्क्रेशन अप्लाई करना चाहता है। बिकॉज यकीन करें होम ऑफिस के साथ एक ही अगर केस आप भेजें, एक केस वर्कर नो बोल सकता है और एक और केस वर्कर यस बोल सकता है। लिटरली डिस्क्रेशन की एप्लीकेशन इस तरीके से कि कोई देखने में आया कि यूनिफॉर्म फॉर्मूला नहीं है, उन्होंने डिस्क्रेशन बस रखी हुई है और फिर केस वर्कर ने उसके ऊपर अप्लाई करना। और जारी बात है अगर वो डिस्क्रेशन गलत तरीके से अप्लाई करेगा तो हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन वो फिर डिस्क्रेशन को हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस एट द टाइम। तो मैं ये ज़रूर आपको बोलूँगा कि येस देयर इज़ अ गैप। जब आपका वक्त आएगा 10 ईयर पूरा होने का, हम देखेंगे कि उसकी जो मोस्ट इफेक्टिव और जो रीसेंट गाइडेंस है वो क्या बोल रही है, और फिर उस तरीके से हम डिस्क्रेशन अप्लाई करेंगे, बिकॉज आपको पता है कि गाइडेंस अपडेट होती रहती है। सो बिल्कुल अप्लाई करें, लेकिन फिर आपने फाइट के लिए रेडी रहने और हमें उस वक्त देखना पड़ेगा कि गाइडेंस क्या कहती है। हम एक अगले कॉलर की तरफ आते हैं। आई डू अपोलोजाइज, मैं जरूर मैसेजेस पे भी आऊंगा। वेलकम टू द शो सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे जान 10 साल हो गए हैं, हम्म। तो मेरी वाइफ जो है वो यूरोपियन एक्स वाइफ सॉरी, उसने अभी डिवोर्स अप्लाई किया और मेरे अम्मी अब्बू उसकी बेस पे हैं एज अ प्री सेटल स्टेटस पे। मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो अभी वो डिवोर्स जब हो जाएगी तो वो उनके लिए कौन सा रिकमेंड करेंगे, क्या करना चाहिए? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और उनके पास प्री सेटल स्टेटस है, करेक्ट? जी, प्री सेटल स्टेटस है। ठीक है, थैंक यू, जी थैंक यू, चलिए, ठीक है, थैंक थैंक यू, थैंक यू। देखें, एक तो इशू ये, और पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ और फिर उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि बेसिकली होम ऑफिस ये बोलता है कि अगर हमने आपको प्री सेटल स्टेटस दे दिया है डिपेंडेंसी की बेसिस के ऊपर, तो होम ऑफिस ये कहता है कि अगर आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म भी हो जाती है, हम फिर भी आपको सेटलमेंट दे देंगे 5 साल बाद, एज लॉन्ग एज जो आपकी रिलेशनशिप है वो ब्रेक डाउन नहीं हुई। अब इधर ये सिलसिला आ गया है कि आपकी रिलेशनशिप ब्रेक डाउन होगी उनके साथ, और अब शी विल नो मोर विल बी योर वाइफ। अब हमने ये देखना है कि आपकी मैरिज कितना अर्सा रही थी, हमने ये देखना है कि आपकी जो डिवोर्स प्रोसीडिंग शुरू हुई थी वो कब हुई थी, और आप ऑल्दो ब्रिटिश सिटीजन है, क्या आपने भी कभी प्री सेटल स्टेटस लिया था या नहीं। तो पहले तो इन चीज़ों को असेस करना है ताकि हम ये देख सकें कि आफ्टर द डिवोर्स कोई ऑप्शन है आपके पेरेंट्स के पास कि ईयू सेटलमेंट स्कीम के अंदर ही दे कैन कंप्लीट देयर 5 ईयर पीरियड। तो एक ऑप्शन वो, लेकिन वो विदाउट आस्किंग फर्दर क्वेश्चंस इज वेरी डिफिकल्ट टू असेस दैट, बिकॉज उसमें फिर पीरियड ऑफ मैरिज एंड रिलेशनशिप और आपकी कब ब्रेक डाउन हुई, पेरेंट्स कब आए, ये चीज़ें पूछनी पड़ती हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली इस शो का फॉर्मेट नहीं है कि मैं बड़ा सब्जेक्टिवली आपसे बात करूं तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। और अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से वो जो अपेंडिक्स ईयू की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द डिवोर्स, तो फिर उनके पास ऑप्शन आ जाती है कि वो उसको स्विच करेंगे किसी और वीज़ा के अंदर। अब बात ये आ जाती है कि कौन से वीज़ा में स्विच करते हैं वो, तो उसमें फिर ज़्यादातर आपकी रिलायंस होगी ह्यूमन राइट्स के ऊपर एंड टू सम एक्सटेंट अडल्ट डिपेंडेंट वीज़ा पे। अब अगर आप इमिग्रेशन रूल्स में आ जाते हैं तो द रिक्वायरमेंट इज मच मोर स्ट्रिंजेंट कंपेयर टू यूरोपियन लॉ। ऑफ कोर्स आप ये कह सकते हैं कि जी इट्स अनफेयर कि उनकी डिवोर्स का इशू मेरे पेरेंट्स पे इस तरह अफेक्ट पड़े कि उनको मुल्क छोड़ना पड़े, तो मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। सिर्फ एट द मोमेंट वी हैव वेरी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, सो कहने का सिर्फ ये मतलब द ऑप्शंस आर देयर, लेकिन उनको पहले प्रॉपर तरीके से असेस करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली इस शो का फॉर्मेट नहीं कि मैं आपसे पूछना शुरू कर दूँ कि जी कितना अर्सा आपकी मैरिज लास्ट की
कब आपने डिवोर्स प्रोसीडिंग्स फाइल की, आपके पेरेंट्स को कितना अरसा हो गया इधर, बिकॉज दोज आर द क्वेश्चंस आई नीड टू आस्क, और उसके बाद हम असेस कर सकते हैं कि अपेंडिक्स ईयू यानी कि जो यूरोपियन अपेंडिक्स है उसके तहत हम उनको रखें या उनको वहां से स्विच करें। तो ये इज समथिंग जो उसके लिए आपको बाद में अपॉइंटमेंट बनानी पड़ेगी। अब मैं साथ साथ ट्राई कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा आपके मैसेजेस भी पढ़ लूँ जो साथ साथ आ रहे हैं। नलोलो लिखते हैं, कैन आई गेट एन एक्स पार्टनर डिपोर्टेड। देखें, होता ये है कि जब आप यूज़ करते हैं ना वर्ड डिपोर्टेड, तो वो ज़्यादातर यूज़ होता है फॉरेन क्रिमिनल्स के लिए, यानी कि अगर किसी को प्रिजन सेंटेंस हो जाए 1 साल की, या उनका बिहेवियर ऐसा हो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये समझे कि दे आर नॉट गुड फॉर द पब्लिक हेयर, पब्लिक को उनसे डेंजर है, तो उनको डिपोर्ट किया जाता है। बाकी लोगों को रिमूव किया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको रिमूव किया जाए। तो अगर आपने किसी को स्पॉन्सर किया हुआ है तो होम ऑफिस ये कहता है कि ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उन्होंने एक आपको ईमेल दी हुई है, आप उस पर उनकी सारी डिटेल्स दे के उनको बता सकते हैं कि जी वी डू नॉट वांट टू स्पॉन्सर द एप्लीकेंट एनी मोर, और फिर वो उस एप्लीकेंट को एक रेवोकेशन लेटर दे देते हैं कि जी यू हैव 60 डेज, आप ये मुल्क छोड़ के आपके डिपेंडेंट को आप चले जाएं। फिर वो डिपेंडेंट की मर्जी है कि वो कौन सी एप्लीकेशन डालें। तो जहाँ तक आपकी बात है, मेरे ख्याल से आपका काम यहाँ तक ख़त्म हो जाता है जब आप होम ऑफिस को ईमेल कर देते हैं कि मैं अपने इस डिपेंडेंट को स्पॉन्सर नहीं करना चाहता। आई डोंट थिंक कि आपके हाथ में है कि आप उनको रिमूव करवा पाएं या डिपोर्ट करवा पाएं, बिकॉज वो अथॉरिटी सिर्फ होम ऑफिस के पास है। और अक्सर ये होता है कि जब डिपेंडेंट्स का आप रिपोर्ट करते हैं तो उनके पास फिर ऑप्शंस होती हैं कि वो कोई ना कोई और एप्लीकेशन डाल दें। ये मैं सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले कि व्हाट इज़ दी आपके हाथ में क्या चीज़ है, प्लीज़। और मैं अक्सर लोगों को ये बोलता हूँ कि देखें, लाइफ इज़ टू प्रेशियस, आप रिपोर्ट करके मूव ऑन विद योर लाइफ। आई डू अपोलोजाइज, मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं साथ साथ जवाब देता रहूँ आपके मैसेजेस का। I don't know what you mean by this comment, AM12 good, but welcome to the show, sir. Okay. कोई बात नहीं गुड भाई, मुझे लगता है कि शायद आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ। मैं सिर्फ अपोलोजाइज कर सकता हूँ कि क्यों आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ इमिग्रेशन के बारे में। आई कैन ओनली सिंसियरली अपोलोजाइज, बिकॉज ये कभी कभी मैं फील करता हूँ कि लोगों को थोड़ा अपसेट होते हैं बिकॉज उनका एक्सपीरियंस इमिग्रेशन के लिए के साथ, या जो इमिग्रेशन में काम करते हैं उनके साथ कभी कभी अच्छा नहीं होता। मैं सिर्फ माजरत कर सकता हूँ, आई कैन ओनली अपोलोजाइज। और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस अच्छे लोगों से भी आप मिलें, ताकि आपका व्यू बेहतर बने उन लोगों के लिए जो इमिग्रेशन में काम करते हैं। बिल्कुल जिस तरह पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इस तरह आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। और जब कोई बंदा ऐसी बात करता है, मैं बिल्कुल अपसेट नहीं होता। उसकी वजह यह है कि आई फील कि उनके साथ ज़रूर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिसकी वजह से दे फील दिस वे, और मैं सिंसियरली अपोलोजाइज सिर्फ कर सकता हूँ। सिंसियरली होप AM12 गुड के आपको अच्छे लोग भी मिलें, बिकॉज दे आर सम लवली पीपल इन दिस इंडस्ट्री जो बहुत जेन्युइन है और बहुत अच्छा काम करते हैं। हैदर बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम हैदर। शाहजेब लिखते हैं द प्रीमियम सर्विस फॉर इनडेफिनेट कैन आई अप्लाई 1 मंथ बिफोर टाइम। देखें शाहजेब, वो डिपेंड करता है कि आप का इनडेफिनेट पीरियड कब पूरा हो रहा है, बिकॉज सर्टन इनडेफिनेट्स में आपका 28 डे ग्रेस पीरियड होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप लॉन्ग रेजिडेंस पे कर रहे हैं, आप स्पाउस वीज़ा पे कर रहे हैं कि 5 साल पूरे हो गए, तो उन सारों पे 28 डेज ग्रेस पीरियड होता है। तो बी वेरी केयरफुल कि आप जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं शाहजेब, उसमें 28 डे ग्रेस पीरियड है, देन ऑफ कोर्स आप 28 डे के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ज़ारा लिखती हैं हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर रिटेन राइट एप्लीकेशन। देखें ज़ारा, जो नया कानून है, जिस तरह आपको पता होगा कि अब हम लोग अपेंडिक्स EU के अंडर आ गए हैं, एंड दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग कि अपेंडिक्स EU के अंदर होम ऑफिस ने रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस की कोई एप्लीकेशन नहीं रखी हुई। जिस तरह जिन लोगों के वीज़े पुराने होते थे, जिसको हम EEA रेगुलेशन बोलते थे, EEA रेगुलेशन में ये होता था ज़ारा कि अगर आपकी डिवोर्स हो गई है, वी हैड टू वेट जब तक आपकी डिवोर्स फाइनलाइज नहीं होती, और फिर हम लोग रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस की एप्लीकेशन डालते थे। EU स्कीम के अंदर जो प्री सेटल स्कीम है,
उसमें ज़ारा होम ऑफिस ने कहा है कि आपको अगर आपकी डिवोर्स हो जाए तो आपको अप्लाई रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस करने की ज़रूरत नहीं है, आप जीते रहें अपनी लाइफ, और जब आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे हम आपको इंडेफिनेट देंगे, और अगर उस वक्त हम आपसे कोई सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब देना होगा, विच इज़ स्लाइटली कंफ्यूजिंग टू मी, बिकॉज मुझे याद है रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस पे हम कितनी अपीलें जाके कोर्ट में लड़ते थे, बिकॉज होम ऑफिस अक्सर कहता था कि जी आपने जब आपकी सेपरेशन हुई है हमें प्रूव करके दें कि आपका पार्टनर रिटेन राइट एक्सरसाइज कर रहा था, प्रूव करके दे 3 साल से आप इस कंट्री के अंदर थे। तो इस टाइप की चीज़ें बहुत मांगते थे रिटेन राइट के अंदर जब हम ईयू लॉ सॉरी ईई रेगुलेशन के अंदर ज़्यादा केसेस करते थे। अब अगर उन्होंने ईयू के अंदर ये सारी बातें बोल दी हैं तो मैं उम्मीद यही करता हूँ मिस ज़ारा के दे वर नॉट गोइंग टू आस्क दीज क्वेश्चंस, बट सिर्फ बता रहा हूँ कि रिटेन राइट की कोई अलग एप्लीकेशन नहीं है, और अगर आपने वैसे ही प्री सेटल स्टेटस की एप्लीकेशन डाली हुई है तो आजकल टाइम लग रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट अगर आपने कोई इस टाइप की एप्लीकेशन डाली है। अगर आप ये पूछें टाइम कितना लग रहा है तो आई वुड से 6 to 7 months तो लग रहे हैं। रुहेल लिखते हैं, आई डू अपोलोजाइज, मैं ट्राई यही कर रहा हूँ कि जिस तरह जिस मैसेज आ रहे हैं आई कैन रीड एंड ऑफ कोर्स यू कैन आल्सो कॉल एट द शो। रुहेल लिखते हैं, कैन अ चाइल्ड बीइंग बोर्न आउटसाइड यूके टू वन ब्रिटिश पेरेंट गेट ब्रिटिश पासपोर्ट इफ बोथ पेरेंट्स आर नॉट मैरिड? आई थिंक मुझे उस पॉइंट को चेक करना पड़ेगा, पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग ये कह रही है यस, लेकिन अपोलॉजीज रोहेल, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको पता है इमिग्रेशन कानून इज रियली रियली बिग, और कभी कभी होता है कि मुझे पता भी होता है सोल्यूशन लेकिन मुझे फिर भी चेक करना पड़ता है। मेरी गट फीलिंग रोहेल ये बोलती है यू कैन, लेकिन प्लीज जैसा मैंने बोला शो का फॉर्मेट है सिर्फ इंफॉर्मेशन, इस शो का फॉर्मेट ये नहीं है कि मैं आपको कानून के बारे में स्पेसिफिकली बताऊं। तो इफ यू डोंट माइंड रोहेल आप मुझे बाद में अपॉइंटमेंट सेट कर लें, आई कैन लुक दैट पॉइंट अप, लेकिन मेरी गट फीलिंग कहती है द आंसर इज यस। जैसा आज किसी ने जो शो में यस्टरडे कोर्ट शो में आए हुए थे मेरे साथ, उन्होंने कोई अपेंडिक्स स्किल्ड वर्कर की कोड के ऊपर लोअर रेट के बारे में मुझसे पूछना था, तो मैंने उनको शो में यही बोला कि आप मुझसे बाद में रब्ता करें। दैट वाज वेरी काइंड ऑफ देम कि उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक करके आज रब्ता किया, एंड देन वी वेंट थ्रू द इमिग्रेशन कवानीन, और फिर मैंने उनको बताया कि ये लोअर थ्रेशोल्ड उन पे अप्लाई होता है। तो होता ये कि कभी कभी मेरे दिमाग में चीज़ होती है लेकिन आई डोंट वांट टू बी स्पेसिफिकली सेइंग इट बिकॉज मैंने उसको कुछ अरसे से पढ़ा नहीं होता। तो आई डू अपोलोजाइज रोहेल, मेरी गट फीलिंग कहती है द आंसर इज यस, लेकिन इट्स ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। अगर आप बाद में मुझसे अपॉइंटमेंट बना लें तो आई कैन लुक दैट पॉइंट अप फॉर यू। मुस्कान कंवल लिखते हैं, हाय सर, आई हैव 10 years फैमिली रूट वीज़ा, नियरली डन 5 years, कैन आई अप्लाई इनडेफिनिट? देखें मुस्कान, वो डिपेंड करता है कि अगर आपने अपने 10 years पूरे कर लिए हैं, बिकॉज अगर आप 5 year रूट, अगर आप 10 year रूट पे हैं तो 5 year बाद इंडेफिनेट नहीं अप्लाई कर सकते, यू हैव टू कंप्लीट योर 10 years। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए। अक्सर लोग मुझे मिलते हैं कहते हैं तारिक भाई हमारे हम 10 year रूट पे, लेकिन हमने सुना है 5 year बाद भी आप इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं। वो सिर्फ वो लोग जो 5 year रूट के ऊपर है। तो इफ यू आर ऑन अ 10 year रूट आपको अपना 10 years ही पूरा करना पड़ेगा। आई थिंक आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं साथ साथ नीचे चलूँ। फैसल ओके, ताहिर खान बोलते हैं इस्लाम सर, वालेकुम अस्सलाम। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गो डाउन ऑन द लिस्ट। अगर किसी और ने कोई अपना सवाल लिखना है आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट। उसके अलावा आप शो में लाइव कॉल भी कर सकते हैं, एंड आंसर योर क्वेश्चन। बस इस बात का ख्याल रखें कि मैं आपको जो जवाब दूंगा विल ओनली बी फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस। और अगर आप मुझे लाइव कॉल नहीं करना चाहते तो आप प्लीज़ शो इसके अंदर लिख लें, शो के अंदर, एंड आई डू माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। उसके अलावा बस इस बात का ख्याल रखें कि सॉरी कॉल आई है, लेट मी टेक अ कॉल, और फिर मैं वापस आपकी मैसेजेस की तरफ आ जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सर, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र भाई, बिल्कुल खैरियत से। सर मेरी वाइफ के पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन था रेफ्यूजी, और मेरे बच्चे को भी उसी दिन मिला है जी इंडेफिनिट स्टे, सेम दिन। जी, तो वाइफ को तो 1 year वेट करना पड़ेगा, क्या बच्चे को भी वेट करना पड़ेगा? ठीक है, मैं अर्ज कर देता हूँ सर, थैंक यू। Thanks. देखिए जी, बच्चों की होती है रजिस्ट्रेशन, तो कभी कभी रजिस्ट्रेशन में हम लोग इस तरह करते हैं, बच्चों की रजिस्ट्रेशन एज ब्रिटिश सिटीजन की अगर माँ बाप दोनों के पास इनडेफिनेट है तो बच्चे की रजिस्ट्रेशन में एक चीज़ होती है, आई थिंक सेक्शन 3(1) है, जो होता है डिस्क्रेशन की बेसिस पे, जिस पे हम सेक्रेटरी स्टेट को कहते हैं कि जी बच्चे के पास इनडेफिनेट इतना टाइम उसने यहाँ गुजार लिया, तो प्लीज़ बच्चे को आप नेचुरलाइजेशन रजिस्टर कर लें एज ब्रिटिश सिटीजन।
और फिर सेक्रेटरी स्टेट की मर्जी है कि वो रजिस्टर करे या ना करे। तो इन शॉर्ट आप बिल्कुल डिस्क्रेशनरी बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखें कि अगर डिस्क्रेशनरी बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो फिर बेस करता है सेक्रेटरी स्टेट की मर्जी के ऊपर कि वो करे या ना करे। सो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें। ओके, सो मैं एक बात, जो बीच में लोगों की कॉल्स भी आ रही थी और मैसेजेस भी आए, मैं एक बात सिर्फ आपको ये बोलना चाह रहा था कि टाइम आजकल लग रहा है एप्लीकेशंस के अंदर, सो यू हैव टू बी पेशेंट। बिकॉज मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तारिक भाई हमारी एप्लीकेशन को कितना टाइम लगेगा, या हमारी एप्लीकेशन को 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए। तो प्लीज़ पेशेंस इज समथिंग यू नीड विद होम ऑफिस। एंड स्पेशली आप इस बात का ख्याल रखें कि कुछ लोगों के तो आजकल सवा सवा साल, 1 साल तो एवरेज लग रहा है एप्लीकेशन को। जहाँ तक बात आती है कि आप क्या चीज़ कर सकते हैं होम ऑफिस को चेस करने के लिए अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो उसका सिंपल रूल ये है कि आप होम ऑफिस को थ्रू योर एमपी कांटेक्ट करें, बिकॉज होम ऑफिस ने अपना आप कोई ईमेल ऐसा नहीं रखा हुआ जिस पे आप एप्लीकेशन को चेस कर सकते हैं। आप अपने एमपी के पास जाएं, और अब तो एमपी के पास जाने की भी जरूरत नहीं, आप उनको ईमेल कर सकते हैं। आप प्लीज़ एमपी को ईमेल करें और आपका एमपी फिर होम ऑफिस को ईमेल कर सकता है, खत लिख सकता है, और उसके बाद देखने में आया कि होम ऑफिस अपना एक्शन ज़रूर लेगा। उसके अलावा जो आपके पास ऑप्शन है वो यही है ऑफ कोर्स कि आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके कंप्लेन करें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि जो कंप्लेन आप करते हैं वो प्रॉपर कंप्लेन प्रोसीजर को फॉलो करें। थर्ड ऑप्शन जो मैंने अक्सर लोगों को जिक्र भी किया है, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी, शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है, कि वो होता है कि अगर आप होम ऑफिस के खिलाफ प्री एक्शन प्रोटोकॉल करें। नॉर्मली ये होता है कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल के साथ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है लीगल, तो बेहतर ये है कि जो पहली 2 ऑप्शंस मैंने आपको बोली हैं जो लिटरली फ्री ऑफ चार्ज हैं, स्पेशली एमपी के साथ, तो आप उनको ईमेल करते हैं फ्री ऑफ चार्ज। सो थैंक यू फॉर दैट। अपने एक कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम भाई। मेरा नाम ताहिर है सर, बर्मिंघम से बोल रहा हूँ। एक सवाल पूछना था। मैं ईयू नेशनल हूँ और मेरी फैमिली आई है, तो मेरे बेटे के साथ सेटल है, स्टेटस है। मेरे पास यहाँ का सेटल स्टेटस है, मैं ईयू नेशनल हूँ। तो मेरे बेटे को जब 5 साल हो जाए तो सर तब मैं उसके पास मॉडिफाई कर सकता हूँ, या यूके में उसको ऑलरेडी अभी 3.5 साल हो गए। लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि अगर जब मैं 5 साल रेगुलर काम करूं तो तब मैं अप्लाई कर सकता हूँ, अगर मैंने रेगुलर 5 साल काम नहीं तो मैं नहीं अप्लाई कर सकता। और आपके बच्चे की उम्र क्या है सर? सर अभी ये 24 नवंबर को सर 9th को हो जाएगा। 9 ईयर्स आपने कहा? जी ओके, मैं अर्ज कर देता हूँ सर। थैंक यू। देखें सर, जब बड़े लोग, पहली तो बात है आप डायरेक्ट पासपोर्ट अप्लाई नहीं करते, पहले एक स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं कि आपने इंडेफिनेट लेना है, जो आपने ले लिया। जब आप इंडेफिनेट के बाद पासपोर्ट डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते, अगर आप अडल्ट हैं तो आप नेचुरलाइजेशन अप्लाई करते हैं, और अगर आप एक चाइल्ड हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। पहले आ जाते हैं नेचुरलाइजेशन में। नेचुरलाइजेशन जब आप अप्लाई करते हैं तो होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट है या आप 5 साल से इस मुल्क में रह रहे हो और 1 साल आपके इंडेफिनेट को हो गया हो, या आप 3 साल इस मुल्क में रह रहे हैं और बेशक इंडेफिनेट आपका 2 दिन पहले भी लगा हो, लेकिन यू आर मैरिड टू अ ब्रिटिश सिटीजन। इन अदर वर्ड्स, अगर आपकी स्पाउस ब्रिटिश सिटीजन है, इनडेफिनेट के फौरन बाद अगले दिन भी आप नेचुरलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू बिन लिविंग हियर फॉर 3 ईयर्स। इसको हम 3 ईयर पीरियड बोलते हैं। लेकिन अगर आपकी वाइफ ब्रिटिश नहीं है, पार्टनर आपका ब्रिटिश नहीं है, तो फिर आपको 5 साल तक वेट करना पड़ता है बिफोर यू अप्लाई योर इंडेफिनेट, और जिसमें से 1 साल गुजर चुका हो इंडेफिनेट मिले हुए। तो आपने बस यही देखना है कि आपके पीरियड को कितना टाइम हुआ है, और अगर आपको यहाँ रहते हुए 5 साल हो गए हैं जिसमें से 1 साल आपके इंडेफिनेट को हो गया है, तो फिर आप नेचुरलाइजेशन के लिए एलिजिबल होंगे अकॉर्डिंग टू द क्वालिफाइंग पीरियड। जहाँ तक आपके बच्चे की बात है, इस तरह मैंने अर्ज किया कि बच्चे की रजिस्ट्रेशन होती है, तो बच्चे की रजिस्ट्रेशन के जो इस तरह के 2-3 तरीके होते हैं, मेन 2 तरीके होते हैं। वो एक तो ये होता है कि जब पेरेंट अपनी एप्लीकेशन डाल रहे होते हैं नेचुरलाइजेशन के लिए, तो उसमें ऑप्शन है कि बच्चे को बीच में ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो उस वक्त करना चाहिए इफ़ यू नो कि आपके दूसरे पेरेंट के पास भी इंडेफिनेट है। अदरवाइज फिर वो जो मैंने भी जिक्र किया था कि रजिस्ट्रेशन बच्चे की ऑन देयर ओन ऑन डिस्क्रेशनरी बेसिस हो सकती है, लेकिन वो फिर आप डिस्क्रेशन रिक्वेस्ट करें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अप्लाई करने की। हम अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र भाई, थैंक यू सो मच, आपने कॉल ली जनाब।
थैंक यू भाई, नो प्रॉब्लम, बताएं हाउ कैन आई अच्छा, हेल्प यू। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे पास BRP कार्ड है, ठीक है। जी भाई। वाइफ के पास वो जो इंडेफिनेट है, ठीक है। जी। तो मेरे 2 बच्चे हैं, यानी कि ब्रिटिश बोर्न है, ठीक है, उनके पासपोर्ट वगैरह बने हुए हैं। तो मैंने पूछना था, मेरा यानी कि ये 10 साल का पीरियड होगा या 5 साल का होगा? तो अभी आपके पास क्या स्टेटस है? BRP है, और लेकिन वो मिला भी मुझे मेरी बेटी के सर पे, मतलब कि जब बेटी हुई थी फिर मैंने अप्लाई किया था। ओके, ठीक है सर, मैं भी आस्क कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो थैंक यू मच। भाई। भाई नॉर्मली ये होता है कि जो लोग अप्लाई करते हैं ना ये बच्चों की बेसिस पे पेरेंट रूट पे, तो उनको अक्सर वीज़ा 10 ईयर रूट पे मिलता है। आपको ऑफ कोर्स अपना जो ओरिजिनल वीज़ा मिला है वो देखना पड़ेगा, उसमें वो इमिग्रेशन कानून का जिक्र होगा कि आपको 5 ईयर मिला है या 10 ईयर। बट मेजॉरिटी लोग जो पेरेंट रूट पे अप्लाई करते हैं उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही थी, या पहले वो कभी ओवर स्टेयर होते हैं, वो 10 ईयर रूट पे होते हैं। तो वो 10 ईयर के 5 वीज़े 4 वीज़े लेके 10 ईयर रूट पे उनको इंडेफिनेट मिलता है। बट आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको 10 ईयर रूट का पहला वीज़ा मिला है, आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट करके उसको स्विच कर सकते हैं 5 ईयर के अंदर, जिसमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश रिक्वायरमेंट है जो आपको मीट करनी है। और जब आप 5 ईयर पे उसको स्विच करते हैं तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें कि आपके जो क्लॉक है वो ज़ीरो से दोबारा शुरू होगी। तो अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तारिक भाई हमने 2.5 साल गुजार लिए 10 ईयर रूट पे, अब हम 5 ईयर रूट पे जा रहे हैं तो 2.5 साल बाद हम इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज देखे ना, हमारे 2.5 साल बाद पूरे 5 साल हो जाएंगे, नॉट रियलाइजिंग कि क्लॉक रीसेट होती है 5 ईयर रूट पे। तो बस भाई इस बात का ख्याल रख लें। हम अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम तारिक भाई, मैंने वाल आपसे पूछना था कि मेरा बेटा जो है उसको अभी इंडेफिनेट मिला है। हमारा 7 साल का रूट था, तो उसके 7 साल 10 साल 7 ईयर बेस पे हमें वीजा मिला था। जी जी। तो बेटे के 7 साल होने के बाद उसका इंडेफिनेट आ गया, तो उसका अब हम नेचुरलाइजेशन करेंगे या डायरेक्ट पासपोर्ट अप्लाई करेंगे? और अगर नेचुरलाइजेशन अप्लाई करनी है तो वो साल वेट करना पड़ेगा या अभी फौरन कर सकते हैं? ये मेरा सवाल था। थैंक यू जी। देखें जी, पहली बात है कि बच्चों की विद ड्यू रिस्पेक्ट नेचुरलाइजेशन नहीं होती, उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। और इनडेफिनेट के बाद आप डायरेक्ट पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आप अपनी नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन ना करें। और अगेन बच्चों की रजिस्ट्रेशन होती है। बच्चों की रजिस्ट्रेशन मेनली आप जैसे केसेस में 2 तरीके की होती हैं। एक तो बच्चे की रजिस्ट्रेशन होती है जो यहाँ पैदा हुआ और वो एज 10 तक चला गया, तो फिर वो बच्चा अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकता है अंडर दी फॉर्म टी कि जी बच्चे को यहाँ 10 साल हो गए। और अगर किसी बच्चे को इंडेफिनिट हुए और वो यहाँ चाहता है रजिस्ट्रेशन करने की, तो वो फिर डिस्क्रेशनरी बेस पे अप्लाई कर सकता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। और फिर डिस्क्रेशनरी बेस पे वो ये भी देखते हैं कि पेरेंट्स के पास क्या इमिग्रेशन स्टेटस है। तो हम लोगों को ये कहते हैं कि जी अगर आपके पास फंड्स हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट करने को, तो हम डिस्क्रिशनरी बेस पे बच्चे का बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप 1 साल वेट करें, बिकॉज हम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी हमें कोई इशू नहीं चाहिए, तो फिर आप एज 10 तक वेट कर लें, क्योंकि वो डिफरेंट कवानीन रजिस्ट्रेशन के अप्लाई होते हैं। वो भी डिस्क्रिशनरी है, लेकिन उसमें प्रिटी मच सर्टन होता है टू सम एक्सटेंड कि हाँ जी वो आपको रजिस्टर एज ब्रिटिश सिटीजन कर लेंगे। लेकिन अगर आप डिस्क्रिशनरी बेसिस पे करते हैं तो वो फिर इस लिस्ट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कंसिडर करता है, जिसमें बच्चे को कितना टाइम हुआ है, माँ बाप का इमिग्रेशन स्टेटस क्या है, इन चीज़ों को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कंसिडर करता है। अगेन फिर वही बात आ जाती है कि कौन सा केस वर्कर आपका केस देख रहा है, बिकॉज जिस तरह 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, इस तरह हर केस वर्कर भी एक तरीके से अप्लाई नहीं करता पॉलिसी गाइडेंस को। आतिफ, थैंक यू सो मच आतिफ फॉर योर काइंड वर्ड्स। मुझे अब मेरी जर्नी, आई थिंक मैंने यूट्यूब काफ़ी लेट शुरू किया है, बिकॉज जो मुझे पुराना फॉलो कर रहे हैं 12 13 14 साल से, दे माइट हैव सीन मी ऑन वीनस टीवी। फिर मैंने 4 5 डिफरेंट चैनल्स किए, 5 6 रेडियोस किए, बिकॉज आई बीन मूविंग अराउंड डिफरेंट वेन्यूज़ के ऊपर डूइंग ऑल दिस, एंड देन आई केम बैक टू सोशल मीडिया। आई थिंक मुझे सोशल मीडिया बहुत पहले कर लेना चाहिए था, बिकॉज मैंने जब शुरू किया था तो उस वक्त लिटरली टीवी पे कोई भी नहीं होता था जब मैंने वीनस टीवी पे शुरू किया था। आई स्टिल रिमेंबर। हाँ, आई थिंक एंड आई नो हुमा जी होती थी। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी, आई नोन हर फॉर मैनी ईयर्स। हुमा, आई थिंक हुमा, मैं उनको हुमा जी बोलता, आई थिंक इट वॉज हुमा प्राइस। शी इज़ इमिग्रेशन बैरिस्टर, काफ़ी सीनियर हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। कभी मेरी उनसे बात भी हो जाती हुमा जी से। आई डोंट नो इफ़ यू ऑल आर इतने पुराने हो कि आपको याद हो, वीनस पे हुमा जी एक शो किया करती थी, मैं भी 1 2 दफ़ा उस पर गेस्ट आया था। तो आई थिंक उस ज़माने में, आई एम टॉकिंग अबाउट 2008 9 10, मुझे भी एग्जैक्ट याद भी नहीं मैं कब की बात करूँ, लेकिन मेनली हुमा जी करती थी और मैं वीनस पे करता था शो। फिर उसके बाद
मैंने काफ़ी ज़्यादा रेडियोज एंड टीवीज पे किया. देन आई थिंक आई केम ओवर ऑन यूट्यूब फ्यू years back because I thought कि okay यार अब YouTube पे करते हैं. So it's been a long journey, very long journey. Thank you Atif for following me. I'm really grateful to you भाई. Hot seat लिखते हैं. Do you still have to wait for 1 year after indefinite on a 10-year family route, parent route? हाँ बिल्कुल, अगर आपको indefinite मिला है, naturalization apply करने के लिए आपको 1 year wait करना पड़ता है unless you are married to a British citizen. Let's me take a caller as well. फिर हम वापस आपके messages पे आ जाते हैं. अस्सलाम वालेकुम, welcome to the show. अस्सलामुअलैकुम सर फायर सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ. पहले सर मैंने सुना नहीं या सर मैं कट गया था. मेरे बेटे के जो क्वेश्चन था अभी. जी तार भाई, मैं दोबारा शो में बोल देता हूँ. अगर आप ये शो लाइव अभी बाद में, अभी तो लाइव है, मैं भी रख के आपको बता देता हूँ. देखिए तार भाई, आई अपोलोजाइज, लेकिन शो लाइव के बाद अपलोड भी होता है, आप उस पर प्लीज देख लीजिएगा. लेकिन इन शॉर्ट मुझे जो याद पड़ता है, आपने बोला था कि अगर मेरे बच्चे को इनडेफिनेट 7 ईयर के ऊपर मिला है, तो मैंने ये अर्ज किया था कि रजिस्ट्रेशन के 2 तरीके. जो सबसे इजी तरीका है वो ये कि आप वेट कर लें जब बच्चा एज 10 का हो जाए, जो इधर पैदा हुआ है, आप उसकी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एज ब्रिटिश सिटीजन. वरना आप रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 3(1) डिस्क्रिशनरी बेसिस पे करते हैं. उसमें फिर होम ऑफिस ये भी देखता है कि पेरेंट्स का क्या इमिग्रेशन स्टेटस है, और उसमें देर इज़ अ स्मॉल पॉसिबिलिटी कि सर्टन केस वर्कर्स डोंट गिव द रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन उनके एक अपना बैलेंस और प्रोबेबिलिटी, एक बैलेंस शीट असेसमेंट है जो वो करते हैं डिस्क्रिशनरी बेसिस पे. तो अगर आप उस तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं, बी प्रिपेयर्ड कि अगर कोई हार्श केस वर्कर हुआ तो शायद ना दे, क्योंकि डिस्क्रिशन के ऊपर है. वरना एज 10 तक वेट कर लें, देन ऑफ कोर्स यू कैन डू इट. तो अगर आप डिस्क्रिशन की बेस पे कर रहे हैं, तार भाई मैंने कहा था फिर आपको 1 साल वेट भी करने की ज़रूरत नहीं है. आई थिंक मैंने हार्ट बीट का जवाब दे दिया था. एक सेकेंड, लेट मी जस्ट टेक अनदर कॉलर, देन आई विल कम बैक टू सम मैसेजेस एज वेल. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. जी भाई. सर ये क्वेश्चन मेरा प्राइवेट लाइफ में मैंने अभी एप्लीकेशन की है आफ्टर 17.5 years जी, और अभी मेरी बायोमेट्रिक्स आई है नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को. तो मुझे पता ही करना था कि वहाँ पे मैंने वो डॉक्यूमेंट वाला सारे अपलोड तो कर दिए. जो बायोमेट्रिक्स होती है इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर भी होते हैं या सिर्फ बायोमेट्रिक्स होगा अपॉइंटमेंट के? ओके भाई, मैं अर्ज कर देता हूँ. भाई जो बायोमेट्रिक होता है उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं होते, सिंपल आप अपॉइंटमेंट पे जाते हैं. हाँ कभी कभी होता है कि होम ऑफिस वाले जो अपॉइंटमेंट सेंटर उनको कोई शायद ईमेल कर दें आपसे कोई सवाल पूछने के लिए. अदरवाइज इज जस्ट अ बायोमेट्रिक एक्सरसाइज. जिसमें आपको पता है कि अब कनेक्ट वालों को, TLC या TLS कनेक्ट वालों को उन्होंने सारा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, तो इट्स स्टिल अ थर्ड पार्टी जहाँ जाके आप बायोमेट्रिक करते हैं. अनलेस आपने फी वेवर लिया हुआ है, तो फिर आपके बायोमेट्रिक जो है वो होम ऑफिस के अपने ऑफिस में होते हैं, जिस तरह आपको पता है. उधर फिर आपसे सवाल जो आप अगर चाहें तो केस वर्कर कर सकता है, बिकॉज वो आपसे कभी कभी पर्सनली नीचे मिलने भी आते हैं. वरना आप उनको फिंगरप्रिंट्स करके वापस आ जाते हैं. तो बस इस बात का ख्याल रखें. और आपने जैसा बोला आपने प्राइवेट लाइफ अप्लाई किया, तो आपको पता होगा कि अंडर 20 ईयर्स कानून ये कि यू हैव टू शो देयर विल बी वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल कि आप इंटीग्रेट नहीं हो सकते अपनी सोसाइटी में व्हेन यू गो बैक होम. मरीम, आई डू अपोलोजाइज, अगर आप प्लीज़ इंग्लिश में लिखें, आई विल बी ग्रेटफुल और मैं उसका जवाब दे दूंगा. ओके, आई एम स्टिल लर्निंग बिकॉज जिस तरीके से तेज़ी से ये मैसेजेस जाते हैं, तो आई एम स्टिल लर्निंग कि मैं ट्राई ये कर रहा हूँ कि आई कीप अहेड ऑफ द मैसेजेस. सो अगेन, अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी सवाल है टॉपिक के ऊपर, आप अपने चैट पे लिख सकते हैं. जस्ट राइट इन इंग्लिश, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो. उसके अलावा आप इस शो में लाइव कॉल भी कर सकते हैं. अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एम मेरा ये है कि आपको थोड़ा सा इमिग्रेशन कवानीन की इंफॉर्मेशन दूँ, आपको थोड़ा सा अपडेट करूँ, और मेरे ख्याल से नॉलेज बढ़ाऊँ. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है ना, कि लोगों में इमिग्रेशन कवानीन की नॉलेज बड़ी कम है, तो मैं ट्राई करता हूँ मैं वो करूँ. एंड ऑफ कोर्स अगर आपको स्पेसिफिक किसी चीज़ का सब्जेक्टिवली पूछना है, देन यू विल हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट. लेट्स गो फॉर अनदर कॉलर. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाई, थैंक यू सो मच भाई. सर इस तरह है कि मेरा ना, मैंने वाइफ पे डिपेंडेंट वीजा अप्लाई किया है. तो जो है वो स्टूडेंट है मेरी वाइफ. जी सर. और मेरा PSW फिनिश हो गया है. तो उन पे फाइल किया है. तो अभी ना इंटरव्यू की कॉल आई है होम ऑफिस की तरफ से. मंडे को हमारा इंटरव्यू है. तो उसके लिए आप क्या कहते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए?
थैंक यू, मैं अर्ज कर देता हूँ। जी देखिए जी, पहली बात है कि प्रिपरेशन तो होती है ना, जब आप मेन एप्लीकेंट हो, जिस तरह स्किल्ड वर्कर के आजकल इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, तो उसमें प्रिपरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने वाइफ का डिपेंडेंट अप्लाई किया तो जारी बात है, मेन एप्लीकेंट तो बीवी, अगर बीवी का इंटरव्यू होता तो वन कुड हैव सेड कि ओके जी, आपसे वो कॉलेज के कोर्स के बारे में पूछेंगे, आपसे ये पूछेंगे कि आपने यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट की है, कोर्स में क्या क्या मॉड्यूल्स हैं। लेकिन अगर उन्होंने डिपेंडेंट को बुलाया तो ज़्यादातर यही होगा कि दे जस्ट वांट टू वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो उसमें ऐसा कोई तैयारी नहीं है, रिलेशनशिप आपकी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन होगी, और जो वो सवाल पूछेंगे आप उनको जेन्युइनली जवाब देंगे, दैट्स इट। सो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, जैसा मैंने कहा, जो मेन एप्लीकेंट के जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो हम देखते हैं कि ओके जी, अगर स्टूडेंट है तो जारी बात है, उनको बताते हैं कि ऑल द क्वेश्चंस विल बी अराउंड आपके कोर्स एंड यूनिवर्सिटी। और अगर स्किल्ड वर्कर है वो तो मैंने बताया भी अपने एक शॉर्ट वीडियो में कि क्या किस टाइप के सवाल वो पूछते हैं। बट व्हेन द डिपेंडेंट्स आर बीइंग इंटरव्यूड तो वो फिर ज़्यादातर रिलेशनशिप के इर्द गिर्द इवॉल्व करते हैं सवाल। जेम्स बॉन्ड, आपका नाम बड़ा अच्छा है, ये जो आपने हैंडल बनाया हुआ है इसको रजिस्टर कर लें। बड़ी मुश्किल से इस टाइप के हैंडल्स मिलते हैं, बट वेरी काइंड ऑफ यू। जसविंदर लिखते हैं, 10-year route I got indefinite 18 to 25 route, can I apply for British registration? जसविंदर, मेरे ख्याल से आप यंग अडल्ट रूट के, यंग उसको हम कहते हैं यंग अडल्ट ही बोलते हैं, जैसे यंग अडल्ट रूट पे आपको शायद इंडेफिनेट मिला है। तो अगर आपको इंडेफिनेट मिल गया है तो इंडेफिनेट का 1 साल तक आपने वेट करना है और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं नेचुरलाइजेशन। बिकॉज एक बात का याद रखें, जो रजिस्ट्रेशन है वो बच्चों की होती है जो एज 18 तक होती है। जब आप अडल्ट हो जाएं 18 से ऊपर तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, आपकी नेचुरलाइजेशन होती है। तो उसमें फिर आपको 1 साल वेट करना पड़ता है इंडेफिनेट के बाद, अनलेस यू मैरिड टू अ ब्रिटिश सिटीजन, फिर आप इमीडिएटली नेचुरलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। जसविंदर, आई होप दैट इन्फॉर्मेशन वाज हेल्पफुल। मरियम हुसैन लिखती हैं, थैंक यू मरियम, आपने मेरी बात सुनी एंड यू रोट इन इंग्लिश। इज समबडी ब्रिटिश पासपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान विद telling British father who's British mum and had divorce? Is somebody British passport Pakistan with telling British father who's British? आई डू अपोलोजाइज मरियम, कभी कभी होता है आप मैसेज लिख रहे होते हैं ना तो आप बिल्कुल एक थॉट प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं, तो मेरे से गलती होगी, मुझे भी आपका मैसेज समझ नहीं आ रहा क्या है। आई विल हैव टू मे बी आस्क यू टू राइट अगेन। लेकिन अगर आपका मतलब ये है कि अगर डिवोर्स हो गए माँ बाप में, बच्चे को फिर भी ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल सकती है, द आंसर इज येस। बिकॉज पेरेंट की बेस पे, बाप की बेस पे बच्चे को अगर डिवोर्स भी होगी माँ के साथ, फिर भी सिटीजनशिप मिल सकती है। सॉरी, रजिस्ट्रेशन उसकी हो सकती है ब्रिटिश पासपोर्ट की, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू उसकी एलिजिबिलिटी है, यानी वो सब्जेक्टिवली चेक करना पड़ता है। जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ ना जी, सब्जेक्टिवली चेक करना पड़ता है या सब्जेक्टिवली केस को देखना पड़ता है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसके केस के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, फैक्ट्स देखने पड़ते हैं, एंड देन वी कैन असेस यस और नो, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। Mujibul Rahman लिखते हैं, brother and dad applied for visit visa 2 weeks ago. How long will it take for them to respond? मुझे पता नहीं मुजीब भाई, लेकिन on average visit visa depending आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, जिस तरह के यूरोपियन कंट्रीज में the decisions are very quick. पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में they are taking 4 to 6 weeks. तो इतना टाइम आजकल लग रहा है। बिलाज जी लिखते हैं, ओह सॉरी मरियम हुसैन, अब मैं आपका सवाल मुझे समझ आ रहा है। ओह सॉरी, पहले मैं दिलावल को पढ़ लूँ। वी बोथ हैव इंटरव्यू एट द सेम टाइम। बिल्कुल दिलावर, ये बिल्कुल होता है कि इंटरव्यू कभी कभी सेम टाइम पे होता है। उसकी वजह ये है कि वो आपसे जो सवाल पूछते हैं वो दूसरा केस वर्कर आपकी वाइफ से पूछता है, जस्ट टू असेस कि आपके जो जवाब हैं वो मैच कर रहे हैं या नहीं। जिस तरह के अगर पूछा जाए कि जी कितने बहन भाई हैं, तो वो उसी वक्त उनसे भी पूछेंगे ताकि देखें असेस के जवाब सवाल करेक्ट है या नहीं। और कभी कभी वो अलग अलग भी करते हैं, तो इट ऑल इज जस्ट एन एक्सरसाइज। लेकिन प्लीज़ एक बात है दिलावल के, जब भी आपका कोई भी होम ऑफिस के साथ इंटरव्यू और ट्रांसक्रिप्ट ज़रूर मंगवाया करें, दैट्स वेरी क्रूशल। मरीम हुसैन कहती हैं, somebody can apply British passport from Pakistan without telling their British father, mum Pakistani. Okay, that's a good question, because British passport जब आप अप्लाई करते हैं तो जारी बात है आपको बच्चे के बाप की डिटेल्स देनी होती है, और अगर बच्चे का बाप डिटेल्स देने के लिए राज़ी नहीं है तो और उसको साइन भी करना होता है फॉर्म पे कि हाँ मेरे बेटे को आप ब्रिटिश पासपोर्ट दे दें, मैं एग्री करता हूँ। तो आपको कवरिंग लेटर में ये सारा एक्सप्लेन करना है कि जी फादर सपोर्ट नहीं कर रहे, हेल्प नहीं कर रहे,
तो फिर कभी कभी होम ऑफिस इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है, और अगर होम ऑफिस इन चीज़ों को एक्सेप्ट ना करे, दे आर ऑर्गेनाइजेशंस, पहली तो बात अगर आप प्राइवेटली किसी को पे करें, वो कोर्ट पे जाके कंपेल कर सकते हैं बच्चे के बाप को कि वो डीएनए टेस्ट दे या डॉक्यूमेंट्स पे हामी भरे। और अगर आपके पास वो पैसे नहीं है कि आप किसी की लीगल रिप्रेजेंटेशन करवा सकें, तो देयर आर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो हेल्प करती हैं आपकी इन मैटर्स के ऊपर। और उन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के डिटेल्स आप ब्रिटिश हाई कमीशन से भी ले सकते हैं इन योर होम कंट्री कि जी ये सिचुएशन है, बच्चे की इंटाइटलमेंट है एज ए ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर, लेकिन बाप बीच में हेल्प नहीं कर रहा, और वो चैरिटीज़ फिर आपकी हेल्प करती हैं। तो इन शॉर्ट बिल्कुल ये हो सकता है, सिर्फ आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। बिलाजी लिखते हैं, सर एक्स रेफ्यूजी आफ्टर गेट ब्रिटिश नेशनैलिटी एंड पासपोर्ट कैन ट्रैवल होम कंट्री कंटिन्यूसली। देखिए ये बड़ा एक लोडेड क्वेश्चन होता है लोगों की तरफ से कि जी अगर मैं रेफ्यूजी स्टेटस हूँ, मुझे ये तो पता है कि मैं नहीं जा सकता अपनी होम कंट्री, जब मेरा रेफ्यूजी स्टेटस ख़त्म हो जाए, मैं ब्रिटिश सिटीज़न हो जाऊँ, क्या मैं फिर अपनी होम कंट्री जा सकता हूँ? तो इट्स अ वेरी, आप समझ लें, लोडेड क्वेश्चन। अब देखिए मुझे ये नहीं पता आप जा सकते हैं यानी, लेट मी टेल यू कि मेरा व्यू क्या है। एंड ऑफ कोर्स ये मेरा जो व्यू है, डोंट कंसिडर इट एज कोई एडवाइस, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जब आप अपनी कंट्री के नेशनल होते हैं और आपको वहाँ जान को ख़तरा है, तो वन ऑफ द रीज़न आपको ये है कि जी मैं वापस जाऊँगा, मैं कहीं बच नहीं सकता क्योंकि मैं उस कंट्री में हूँ, मेरे खिलाफ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो भी आपके इश्यूज़ हैं जो कि होम ऑफिस ने रिकगनाइज किए हैं, दैट इज़ वाई आपको रेफ्यूजी स्टेटस दिए। अब इंटरेस्टिंग बात है कि द मोमेंट यू बिकम ब्रिटिश सिटीजन, यू आर प्रोटेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और अगर आप अपने पासपोर्ट पे देखें, वहाँ लिखा भी हुआ है कि जी ये एक ब्रिटिश सिटीजन है। किंग, ये पहले के ज़माने में क्वीन को रिक्वेस्ट करती थी, अब किंग रिक्वेस्ट करता है कि जी आप इसको प्रोटेक्शन दे। तो फिर ये होता है कि जो ब्रिटिश सिटीजन होता है उसके पास लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन होती हैं, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए वो अपनी काउंसलेट में से लीगल एडवाइस बुला सकता है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो अपने काउंसलेट के अंदर जा सकता है, कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। तो अगर मैं अपनी बात करूं, अगर खुदा न खास्ता मेरी कभी जान को ख़तरा भी है मेरे पासपोर्ट की वजह से, द मोमेंट मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट आएगा, मैं मुड़ के कह सकता हूं कि अब मेरे पास प्रोटेक्शन है। अब मैं इसलिए नहीं डरता अपनी जान के लिए कि मुझे पता है कि मेरे पीछे मेरी ब्रिटिश गवर्नमेंट खड़ी है मुझे बचाने के लिए, अगर कोई बात ऐसी वैसी होती है। अब ये मेरा एक व्यू है। अब जारी बात है, ये व्यू अगर आप कोर्ट में देते हैं, जज माने ना माने, होम ऑफिस माने ना माने, जब आप उनको बोलते हैं ये बातें, आई एम नॉट, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं सिर्फ आपको अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक मैंने मुजीब का जवाब दे दिया। रौनक कहते हैं, आई वाज इश्यूड 10-year partner route on basis of stateless child, but now we are divorced. I was issued 10-year partner route. Can we, now we are divorced, we can I apply? बेसिकली आप ये पूछ रहे हैं रोमिक कि मैं एक्सटेंशन अप्लाई कर सकता हूँ यानी। देखें रोमिक, अगर आपका बच्चा इज़ अ क्वालिफाइंग चाइल्ड, क्वालिफाइंग चाइल्ड होता है जिस बच्चे की एज, मतलब जिस बच्चे को यहाँ 7 years हो गए हैं रहते हुए, बेशक वो यहाँ पैदा ना हुआ हो या जो बच्चा ब्रिटिश हो। तो अगर आपका बच्चा क्वालिफाइंग चाइल्ड है, स्टेटलेस की बात नहीं, स्टेटलेस इज नॉट अ क्वालिफाइंग चाइल्ड। अ क्वालिफाइंग चाइल्ड इज जिस बच्चे को यहाँ 7 साल हो गए हो रहते हुए, चाहे पैदा हो या ना हो, बट 7 साल हो गए हो, या वो ब्रिटिश सिटीजन है। तो अगर रोमक आपका बच्चा एज अ क्वालिफाइंग चाइल्ड, तो आप अपने बच्चे की बेसिस पे पेरेंट एप्लीकेशन डाल सकते हैं, क्योंकि पेरेंट रूट पे जो एप्लीकेशन होती है उसमें आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि यू आर, आपके पेरेंटल राइट्स हैं एक ऐसे बच्चे के साथ विच इज अ क्वालिफाइंग चाइल्ड। तो फिर आपको पार्टनर की जरूरत नहीं है, आप उस बेसिस पे अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। सुशिंदर लिखते हैं, हाई माई स्टेप मदर इन यूके, कैन आई ग्रेट माई मदर फॉर अ विजिट। हाँ बिल्कुल, आप किसी को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं विजिट के लिए, बस इस बात का ख्याल रखें कि उनके जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो ज़रा एडिक्वेट और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा। लेट मी टेक अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कॉल की थी, मैंने उसी सिलसिले में तो कुछ और पूछना था आपसे। एक तो ये कि जब मेरा अभी जैसे मेरे बेटे के पास इंडेफिनेट है, 7 साल के ऊपर उसको मिला है, अभी वो 8 साल का हो गया, तो आपने कहा कि 10 साल के बाद करो तो ज्यादा बेहतर है, अभी यानी कि डिस्कशन पे करना है तो कर ले। तो वो जब 10 साल के बाद अगर करते हैं तो वो क्या कहते हैं, उसकी नेशनलाइजेशन की एप्लीकेशन होगी और उसके वो 1200 या 1400 जो भी फीस है वो देनी पड़ेगी, या रजिस्ट्रेशन की
फीस तब हमें रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसकी क्या फीस होगी? थैंक यू सर। जब मैं बात करता हूँ ना 10 साल बाद, सॉरी अगर आपने सुना नहीं, मुझसे गलती होगी समझाने में, आई मीन बच्चे की एज जब 10 हो जाए, यानी कि जो बच्चा इधर पैदा होता है जब उसकी एज 10 ईयर्स की हो जाती है वो रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकता है। तो एक बात याद रखिए, एज लॉन्ग एज यूर अंडर 18 आप हमेशा रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे। आप किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन अप्लाई करें उस पर फी वेवर इस वक्त आज के कानून में अवेलेबल है। तो जब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ ना कि आप उसकी एज 10 का वेट करें, तो जारी बात है वो अडल्ट तो नहीं हुआ ना एज 10 में भाई, तो इसलिए उसको नेशनलाइजेशन ही कहेंगे, रजिस्ट्रेशन कहेंगे। और जब भी आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे आप फी वेवर अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं मेरे भाई। दिलावल आप बोल रहे हैं basically my wife was in Pakistan and I was in UK, so we married through a video call. We provide all evidence of pictures, wedding before, wedding pictures as well. एक सेकेंड मैं देख लूँ दिलावल आपका सवाल क्या था। हाँ दिलावल देखें, मैं अगेन आपको, मैं समझ गया आपका सवाल, आपने भी बोला। देखें पहली तो बात है कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जी क्या हम प्रॉक्सी मैरिज यूज़ कर सकते हैं। तो कानून ये, ब्रिटिश की पॉलिसी ये कहती है, एंड केस लॉ भी है, कि अगर प्रॉक्सी मैरिज उस कंट्री में कबूल है जिस कंट्री में आप मैरिज कर रहे हैं, तो प्रॉक्सी मैरिज हम भी रिकग्नाइज करेंगे। अब वन ऑफ द अपेंडिक्स FM की रिक्वायरमेंट है दिलावल भाई कि यू हैव मेट योर स्पॉन्सर। तो मुझे नहीं पता एप्लीकेशन भरते हुए आपने क्या क्या चीज़ें डाली हैं, बट ऑफ कोर्स उनको एक कंसर्न है कि इफ़ यू आर अ ब्रिटिश सिटीजन अर्निंग, जारी बात है आप अपने स्पाउस वीज़ा अप्लाई करें, यू मस्ट बी अर्निंग 29,000, और अगर कानून चेंज होने से पहले आपने अप्लाई किया वीज़ा, यू मस्ट बी अर्निंग ओवर 18,600। आइदर वे यू आर अ पर्सन जिसके पास इनफ रिसोर्सेज हैं कि दे कैन ट्रैवल टू पाकिस्तान एंड गेट मैरिड। So I do not know एप्लीकेशन में और क्या क्या चीज़ें आपने डाली हैं, बट ऑफ कोर्स देयर वाज समथिंग, वन ऑफ द रीजन कुड बी जस्ट दिस रीजन कि आपने मैरिज की है थ्रू प्रॉक्सी। दे वांट टू मेक श्योर कि दिस इज अ जेन्युइन रिलेशनशिप। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर रिलेशनशिप का ये आपका इंटरव्यू है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, जस्ट बी ऑनेस्ट, बी कैंडिड। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने ट्रांसक्रिप्ट मंगवा लीजिएगा इंटरव्यू के बाद, ताकि कंफर्म हो जाए कि जो बातें उन्होंने पूछी हैं वो बिल्कुल आपने उसी तरीके से जवाब दिया, उन्होंने कुछ गलत अपनी तरफ से ना लिख दिया। तो ये चीज़ हो गई। दिलावल अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। नो दिलावल, ऐसे फिल्मों में होता है दिलावल, रियल लाइफ में नहीं होता कि जी आपको लिस्ट मिल जाती है सवालों की। रियल लाइफ में इट्स अप टू द केस वर्कर कि वो किस तरीके के सवाल आपसे पूछते हैं। जिस तरह मैंने आपको बोला, कोई घबराने की बात नहीं है यार। अगर कल मुझे कोई बोले तारिक भाई मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूँ लॉ के किसी टॉपिक के ऊपर, मैं नहीं घबराऊंगा। ऐसे ओके ठीक है शुरू करते हैं, ओके लेट्स स्टार्ट, बिकॉज इट्स ऑल जेन्युइन, सो नथिंग टू वरी अबाउट ओवर देयर। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। Mr. Beg लिखते हैं, how early can we apply for application for settlement? बेग भाई certain applications में 28 day grace period है, तो मुझे नहीं पता आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करें, बट जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे अगर उसमें ग्रेस पीरियड की इजाज़त है तो 28 day ग्रेस पीरियड होता है। अदरवाइज यू हैव टू वेट जब तक आपका पीरियड कंप्लीट ना हो। सुजिंदर लिखते हैं, आई वॉन्ट टू प्रोसेस अ वीज़ा फॉर माई मदर, हाउ मच इज़ फी विजिट वीज़ा? आई डोंट नो आपका मतलब है मेरी फ़ी, वो आपको मुझसे रब्ता करना पड़ेगा, बट होम ऑफिस की इज़ अंडर £100 आई थिंक विजिट वीज़ा की, बिकॉज आप 6 मंथ मल्टीपल एंट्री बोल रहे होंगे, इट्स लेस देन £100 शुशिंदर भाई। ओके, वाइफ वॉज इशूड, वाजिद लिखते हैं, वाइफ वॉज इशूड वीज़ा 10-year route in 2019. What is the short indefinite route? Have a 8-year-old British born. देखें, जिन लोगों को 10-year रूट के ऊपर हैं वो 10-year रूट पे रहते हैं, दे कैन स्विच टू 5-year रूट, लेकिन जब वो 5-year रूट पे स्विच करते हैं उनको सर्टन रिक्वायरमेंट्स मीट करनी पड़ती है और उनकी क्लॉक रीसेट होती है। सम ऑफ द की रिक्वायरमेंट्स जो उनको मीट करनी पड़ती है वो इनकम की है और इंग्लिश टेस्ट की। और अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी इनकम रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो पा रही, हम खुद बेनिफिट्स के ऊपर हैं, दैट इज़ वाई वो फिर 10-year रूट पे ही रहते हैं। और कुछ लोग मुझे मिलते हैं जो ऑलरेडी 5 साल या 4 साल अपने कंप्लीट कर चुके होते हैं 10-year रूट पे, वो कहते हैं जी हम 5-year रूट पे स्विच होना चाहते हैं, थिंकिंग कि 1 साल बाद वो इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब मैं उनको बोलता हूँ कि आपकी क्लॉक रीसेट होगी, दे चेंज देयर माइंड प्योरली बिकॉज वो समझते हैं कि हमें कोई फ़ायदा नहीं 1 साल बचाने का।
तो वाजिद जब आप बोलते हैं ना व्हाट इज़ अ शॉर्ट इंडेफिनिट रूट, तो वो यही है कि आप 5 ईयर रूट पे चले जाएं। तो वो फिर आपने देखना है कि अगर 2019 में उनको पहला वीज़ा मिले और अभी हम 14 में 5 साल तो ऑलरेडी गुजर गए, लेकिन अब आप 5 ईयर रूट पे स्विच करेंगे, 0 से क्लॉक शुरू होगी और 5 साल बाद वाजिद उनको इंडेफिनिट मिलेगा, तो वैसे ही उनके 10 ईयर्स पूरे हो गए। तो इन चीज़ों का आपने खुद कैलकुलेशन करनी है कि व्हाट इज़ दी बेस्ट थिंग टू डू। आतिफ महमूद लिखते हैं वी आर फोर्थ एक्सटेंशन रिसीव BRP कार्ड 2 months ago but we are still not received passport। ये आतिफ you're not the only one। very interestingly मुझे मेरे कुछ क्लाइंट्स ने भी रिसेंटली, आज भी एक का फोन आया था, ये बड़ी इश्यूज हुए हैं कि होम ऑफिस पासपोर्ट्स किसी वजह से टाइमली मैनर पे नहीं भेज रहा। सो बी पेशेंट, और अगर फिर भी नहीं आते देन द ओनली थिंग आई कुड से टू यू इज कि वो MP को बोले ईमेल करके कि होम ऑफिस को चेस करे। यूजर 721 लिखते हैं व्हाट इज द फी फॉर लेवल 2 रिमाइंड्स। आई डू अपोलोजाइज, मुझे इसकी समझ नहीं आई, माय सिंसियर अपोलॉजीज। आई थिंक मैंने वाजिद भाई आपका जवाब दे दिया। इट डजेंट मैटर बच्चा ब्रिटिश है या इनडेफिनेट है या क्वालिफाइंग है, आप 5 ईयर रूट या 10 ईयर रूट पे जाते हैं और उसके हिसाब से वाजिद भाई ये चीज़ें शुरू होती हैं। एम अली लिखते हैं ब्रिटिश सिटीजन कैन हाउ कैन आई अप्लाई माई डैड सॉरी हाउ कैन आई कॉल माई डैड इन UK परमानेंटली। अली वो ये है कि वो अडल्ट डिपेंडेंट वीज़ा है जिसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके डैड इल हेल्थ, डिसेबिलिटी या एज की वजह से ही इज़ अनएबल टू परफॉर्म हिज डे टू डे टास्क, और वो जो लेवल ऑफ केयर है या वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है या अफोर्डेबल नहीं है, और फिर आप ये चीज़ें अगर प्रूफ कर लें और ये प्रूफ कर लें कि आपके पास ये एडिक्वेट मेंटेनेंस एंड अकोमोडेशन है, तो आप अपने फादर को इनडेफिनेट लीव टू एंटर यहाँ बुला सकते हैं। अली बिल्कुल मुश्किल ये केस नहीं है, लेकिन जो लोग अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव अप्लाई करते हैं पेरेंट्स के लिए, मैं उनको एक बात ज़रूर बोलता हूँ कि आपने ज़रा थोड़ा सा ना थाम लेना अपना दिल, बिकॉज होम ऑफिस बड़ा लड़ के ये वाले वीज़े देता है। तो मैं अक्सर लोग जो अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव वीज़े डालते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि कोर्ट जाने के लिए आप रेडी हो जाएं। मे बी होम ऑफिस पहली बारी में दे दे, लेकिन आपने घबराना नहीं अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो। कुर्द कहते हैं इज इट ट्रू दैट गवर्नमेंट अनाउंस इंग्लिश लैंग्वेज वीजा। आई डोंट नो कुर्द आप किस रेफरेंस से कह रहे हैं, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज वीजा तो बड़े अरसे से है, वो अंडर 10 ईयर रूल के अंदर, सॉरी अंडर 1 ईयर का जो इंग्लिश लैंग्वेज वीजा है वो विजिट वीजे की तरह लोग आते हैं यहाँ, एक्सटेंड कुछ नहीं करा सकते, अपना इंग्लिश टेस्ट करके वापस चले जाते हैं। ये बड़ा पुराना रूल है, नया नहीं है कर। सो आई डोंट नो विच रेफरेंस से आप ये बात करें, बट इट्स अ वेरी ओल्ड रूल कि जो लोग अंडर 1 ईयर इंग्लिश टेस्ट करने आ रहे हैं वो एक तरह से विजिट टाइप वीजा है, वो इंग्लिश टेस्ट का वेरी सिंपल वीजा, उस पर आ सकते हैं, बट द लॉ इज कि आप यहाँ एक्सटेंड नहीं कराएंगे, यू विल गो बैक, अनलेस आप किसी और अनाउंसमेंट की बात करें जो मैंने अभी देखी नहीं। माय अपॉलॉजीज, ऑल्दो मैं बड़ा रेगुलरली अनाउंसमेंट देखता हूँ गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे, लेकिन होता है कभी कभी कोई चीज़ मिस हो जाए, तो प्लीज़ शेयर इट विद मी, हम बात कर लेंगे। User 635, so after 10 years my husband can get a British passport। I do not know user आपका ओरिजिनल सवाल क्या था। I do apologize, so I can't, because वो बड़ी जल्दी जल्दी सब कुछ गुजर जाता है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं आफ्टर 10 years, तो मे बी यू अज्यूमिंग कि वो 10 ईयर रूट पे थे। तो देखें होता ये है कि अगर आपके पार्टनर 10 ईयर रूट पे, तो पहले तो उनको इंडेफिनेट लेना है। इंडेफिनेट के बाद प्रिंसिपल ये है रूल कि आपको 1 साल वेट करना है बिफोर अप्लाइंग नेचुरलाइजेशन, अनलेस यू आर मैरिड टू अ ब्रिटिश सिटीजन, फिर आप इमीडिएटली नेचुरलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेचुरलाइजेशन जब आपकी हो जाती है, फिर आपको ओथ लेना पड़ता है काउंसिल में जाके। जिस दिन आपका ओथ हो जाता है, उस पहले ज़माने में उसी दिन काउंसिल आपको सर्टिफिकेट दे देता था, थोड़ा 1-2 दिन बाद देता है, कोविड के बाद गाइडलाइन चेंज हो गई हैं। जब सर्टिफिकेट ओथ के बाद आपके पास आता है यू आर नाउ अ ब्रिटिश सिटीजन, और फिर आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं। तो इट इज़ नॉट दैट सिंपल कि एकदम पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, दे आर स्टिल 3-4 डोर्स जिनके थ्रू से आपको गुजरना पड़ता है टू अप्लाई फॉर पासपोर्ट। साबिर लिखते हैं प्लीज एक्सप्लेन रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस इन डिटेल सर। साबिर भाई देखें, जो आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय डिटेल, यू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक, लेकिन एक बात मैं आपको साबिर भाई बता दूं कि जब से प्री सेटल स्टेटस के अपेंडिक्स EU के कवानीन आए हैं, इन्होंने एक चीज़ हटा दी है जो पहले कवानीन जो EEA रेगुलेशन के अंदर थे कि जब आपकी डिवोर्स हो जाए आपको रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस की एप्लीकेशन अलग से डालनी पड़ती थी। अपेंडिक्स EU के अंदर उन्होंने रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस की अलग से एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया है। कर्त कह रहे हैं आई जस्ट हर्ड ऑन टिकटॉक। कर्त भाई मुझे नहीं पता कि किस रेफरेंस से ये बातें हुई हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, मैं आई डू अपोलोजाइज।
कि मुझे नहीं पता कि किस रेफरेंस से किसी ने टिकटॉक की वीडियो बनाई है, बिकॉज आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, बहुत सारी चीज़ें लोग बताते हैं। मेरा ज़रा जो तरीका है सोशल मीडिया पे, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बिल्कुल उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दूँ जो पॉलिसी गाइडेंस आई हो, लॉ के ऊपर है। मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि मैं कोई सनसनी ना फैलाऊँ अपने वीडियोस के ऊपर। आई जस्ट राइट जो टॉपिक मुझे मैंने जिसके ऊपर बात करनी है। क्योंकि एक दो दफ़ा हुआ, मेरे अपने कॉलीग्स ने एक दो दफ़ा ये किया, मुझे एक वीडियो भेजी कि देखो नया लॉ आ गया। मैं कहा अच्छा आया है, मैंने जब खोला है तो वो वाला लॉ नहीं था, बस कुछ और वीडियो थी। तो मैं ट्राई ये करता हूँ कि अगर मैं कोई हेडिंग दे रहा हूँ किसी वीडियो को, तो मैं प्रिसाइसली उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो आई डू नॉट नो व्हाट यू मीन, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट होता हूँ जब लोग टिकटॉक की वीडियोस या सोशल मीडिया कहते हैं, क्योंकि मैं खुद ये काम करता हूँ। लेकिन मैं वो मतलब ट्राई करता हूँ कि जो मैं पट्टी लगाऊँ वो वही है जो मैं जिसके ऊपर बात कर रहा हूँ। अगेन सो मुझे नहीं पता व्हाट यू टॉकिंग अबाउट गर्द। दिलावर कहते हैं कैन वी गेट अपॉइंटमेंट फॉर टुमारो एंड कम। दिलावर आई एम देयर एवरी डे अनलेस मैं कोर्ट में हूँ या ऑनलाइन मेरी कोई हेयरिंग है, आर्बिट्रेशन का कोई चक्कर है। अदरवाइज तो मैं ऑफिस में होता हूँ। बड़ा आसान है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं ऑफिस में, या इस नंबर पे मेरा पर्सनल नंबर है, मैं ही उठाता हूँ, ना उठाऊँ टेक्स्ट मैसेज करें और मैं लोगों को अपॉइंटमेंट्स दे देता हूँ मिलने के लिए। अब आपको नहीं पता, काफ़ी लोग इस बात से परेशान होते हैं कि तारिक भाई ये नंबर आपका है? वाकई मैं कहता हूँ यस, ये मेरा नंबर है। ये एक मेरी बड़ी पुरानी आदत है, आई थिंक जब से मैं इस प्रोफेशन में, मेरी एक आदत है, यही नंबर है जो मेरे पुराने क्लाइंट्स, उनको पता है कि मैं खुद अपना टेलीफोन उठाता हूँ। सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि अगर आप मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं अगर फ़ोन ना उठाऊँ बिकॉज आई एम बिजी, लेकिन मैं हमेशा पे कॉल बैक करता हूँ। अनलेस आपने टेक्स्ट मैसेज किया तो फिर मैं टेक्स्ट भी करता हूँ, लेकिन मिस कॉल नहीं। रॉयल एक्सप्रेस लिखते हैं एम्प्लॉई इज स्टिल वर्किंग विद अस, हाउ वी कैन फिक्स हिज राइट टू वर्क चेक्स। आई डोंट नो आपका पुराना क्या था। ओ यस, अ कंपनी वाज रिफ्यूज स्पॉन्सरशिप लाइसेंस बिकॉज ऑफ रॉन्ग राइट टू वर्क चेक। हाँ, हाउ वी कैन फिक्स दिस। देखें, ये काफ़ी एम्प्लॉयर्स को नहीं पता होता। वो मेरे आज भी किसी से बात हो रही थी एंड आई वाज शॉक कि उन्होंने मुझे क्या बोला कि जी हमने तो अपना बीआरपी कार्ड और पासपोर्ट क्लाइंट का रख लिया, अपना स्टाफ का। मैं कहा नो 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 नो, आपने फिर भी राइट टू वर्क चेक करना है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो आजकल जो लोग अपना स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं और उसमें अगर स्पेशली वो लिख रहे हैं कि जी हमारे पास ऑलरेडी ऐसा स्टाफ काम करता है जिसके पास, आई डू अपोलोजाइज, वो कोई वेरिफिकेशन आई थी, आई टू डू। तो मैं बता रहा था कि आजकल जो लोग स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, स्पेशली स्पॉन्सर लाइसेंस में एक सेक्शन आता है जिसमें आपको लिखना पड़ता है कि कितने लोग आपके पास काम कर रहे हैं जिनके पास लीव टू रिमेन वीज़ा है। तो वो इसलिए होम ऑफिस पूछता है कि वो आपसे पहली चीज़ ये पूछना चाहते हैं कि क्या जब इन्होंने ज्वाइन किया था आपने राइट टू वर्क इनका चेक किया था या नहीं, और अगर आपने नहीं किया था तो दैट इज़ इटसेल्फ अ ब्रीच। तो इसमें कुछ आप करेक्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू एडमिट कि आपने उस वक्त पॉलिसी को फॉलो नहीं किया एंड नाउ यू हैव थिंग्स इन प्लेस कि आइंदा ये गलती दोबारा नहीं होगी। अब इंटरेस्टिंग बात है कि जो आपका एप्लीकेशन देख रहा है वो शायद इसकी बेसिस पे आपको माफ़ कर दे या बोले सॉरी हम आपको ये लाइसेंस नहीं देते। तो फिर आपके पास ऑप्शन है, मैं तो लोगों को कहता हूँ कि 6 मंथ्स वेट कर लें और फिर दोबारा अप्लाई करें और उनको बताएं कि हमने ये प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स इन प्लेस रखे हुए हैं। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आप एक्सपीरियंस लोगों के पास जाके स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई करेंगे, उनको इन चीज़ों का पता होता है, तो वो आपको पहले ही बोलते हैं कि आपने सही तरीके से अपने चेक्स नहीं किए हुए, तो यू हैव टू इन्फॉर्म द होम ऑफिस कि मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने सही तरीके से चेक्स नहीं किए और आइंदा से गलती नहीं होगी, एंड होप कि वो आपको फिर भी लाइसेंस दे दें। अदरवाइज डोंट डू इट जब आप अपने सिस्टम्स को करेक्ट नहीं कर लेते। ओके, आई थिंक हमारा अब टाइम पूरा होने को आया है। आई सिंसियरली अपोलोजाइज अगर मैंने हर बंदे के जवाब नहीं दिया, ऑल्दो मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं मैसेजेस सारे पढ़ लूँ और मैं टेलीफोन कॉल्स भी अटेंड कर लूँ। जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे हमारे चैनल को देते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर मटेरियल तैयार करके दूँ जाके जिसमें आपकी नॉलेज बढ़े कवानीन की। ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हैं कि
मैं आपका कोई केस करूं या आपको कोर्ट में आपके लिए पेयर हूं, तो फिर यू विल हैव टू बुक बाय सर्विसेज। और अगर आप मुझसे अपने किसी केस के बारे में बात करना चाहते हैं तो अगेन यू विल हैव टू बुक थ्रू द सिस्टम और आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि हमारी मुलाकात दोबारा होगी। बस आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि कुछ लोग थोड़ा लेट आते हैं। अगर आपको पता है हमारा शो ट्राई हुआ मैंने रखा हुआ है मैंने टाइम 6 to 7, तो अगर आप माइंड ना करें, आप ट्राई करें 6 o'clock आने का, तो फिर ये होगा कि ज़्यादा इंगेजिंग हमारी कॉन्वर्सेशन हो सकती है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप सारों के जवाब देता रहूँ जो आप मुझसे पूछें। अल्लाह हाफिज़। एंड यकीन करें मैं पूरी ट्राई करूँगा इस वीक में कुछ और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना के रखूँ जिसमें आपको और फ़ायदा हो। दैन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आपसे मुलाकात अगले हफ्ते होगी 6 to 7 इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। अल्लाह हाफिज़।